नमस्कार। आज का लेक्चर हमारा रिवीजन टेक्निक से रिलेटेड रहेगा, जो कि हर पेरेंट्स, हर स्टूडेंट्स और ज़्यादातर कंपटीशन के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट होगा। जो कि अभी के समय में ये होता है ना कि हम लोग जितने भी फैक्ट्स, जितने भी कंसेप्ट सीखते हैं, उसके बाद वो धीरे धीरे जाकर 1 मंथ 2 मंथ के अंदर हम सारा भूल जाते हैं। हर बच्चों के साथ यही प्रॉब्लम है, चाहे वो क्लास का लेक्चर्स हो, स्कूल्स का लेक्चर हो। और ज्यादातर बच्चे परेशान रहते हैं, उसके माँ बाप भी परेशान रहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ने में तेज नहीं है। क्यों ऐसा हो रहा है? इसका भी कोई तो सॉल्यूशन होगा। तो आज हम वही सॉल्यूशन लेकर आप लोग के बीच लाया हूँ, ठीक है। और एक एक पॉइंट को ना अच्छे से समझना है, चाहे वो आधे घंटे का लेक्चर हो या 20 मिनट का लेक्चर हो, ठीक है। तो एक एक पॉइंट को हम लोग समझेंगे, किस प्रकार से हम लोग भूलते हैं। भूलने की जो बीमारी है ना, वो सबसे बड़ी बीमारी है, पूरे देश की समस्या है। ये एक इंडिविजुअल की समस्या नहीं है, ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की समस्या है, ठीक है। तो हम लोग आज बात करेंगे ना रिवीजन टेक्निक्स की। पहले हम देखते हैं कि क्या क्या इसमें कमियां हैं, ठीक है, लैक्स है। पहला चीज, तो हम लोग जब लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन लेते हैं ना क्लास में हो, चाहे कंपटीशन के बच्चों हो, हर चीज याद कर लेता है। गुलाम वंश का स्थापना कब हुआ, उसके किंग्स कौन कौन से थे, वो कब मरा, उसने क्या क्या स्थापित किया मंदिर में, चाहे वो स्थापत्य कला में या किसी भी फील्ड में, ठीक है। या फिर जनरल क्लास के स्टूडेंट्स का भी ये समस्या रहता है कि सर आज हम लोगों ने पर्यावरण चैप्टर फर्स्ट चैप्टर को पढ़ा, जैसे क्लास 7 क्लास 8 किसी भी चैप्टर को ले सकते हो, वन से रिलेटेड या मृदा से रिलेटेड। मृदा जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, चाहे वो सॉइल, इंग्लिश में सॉइल बोलते हैं, ठीक है। तो कैसे इसका फॉर्मेशन, सॉइल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, सॉइल का जो है ना, सॉइल के बाद वो रॉक्स कैसे बनता है, ठीक है। रॉक्स का फिर फॉर्मेशन कैसे होता है, उसके टाइप्स कितने हैं, फिर उस टाइप्स में हम लोग देखते हैं कि वो कैसे बना, कि वो मैग्मा निकल के वो ठंडा होकर फिर एक बेसाल्ट के रूप में वो चट्टान बनी, फिर जाकर वो धीरे धीरे उसका अपरदित होकर वो एक सॉइल के रूप में डेवलप हुआ, ठीक है। तो हम लोग धीरे धीरे हर एक पॉइंट को समझते हैं। कंसेप्ट क्लियरिटी के साथ साथ क्या होता है, फैक्ट भी याद रखना पड़ता है। तो हम लोग देखेंगे ना रिवीजन टेक्निक्स में हाउ टू इम्प्रूव एवरी थिंग्स इन ए प्रॉपर मैनर। साथ ही साथ हम हाउ टू रिकॉल एवरीथिंग इन ए वीक्स और मंथ्स, ठीक है। तो जरूरी है रिकॉल भी करना, सबसे ज्यादा एक्टिव रिकॉल की जरूरत है, ठीक है। तो अभी के समय हम जो देखते हैं कहाँ पे क्या जरूरत है, ठीक है। तो देखो, एक हम लोगों ने पीपीटी के थ्रू भी कुछ पीपीटी बना रखा है आप लोग के लिए। तो समझना है कि 5 टिप्स कौन है इफेक्टिव एग्जाम रिविजन के, ठीक है। ये स्टार्ट अर्ली, अगर आप करते हो ना किसी भी चीज को स्टार्ट करते हो शुरुआत से, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, हर चीज को रिवाइज करना है कपल्स ऑफ वीक्स। एक वीक में कम से कम मिनिमम तो 3 टाइम्स होना चाहिए। आफ्टर रन जब हमारा क्लास लेक्चर शुरू होते हैं ना, तो 100% पढ़ाई जाते हैं, लेकिन क्या होता है कि हम लोग 20% तो क्लास में ही भूल जाते हैं। फिर क्या होता है, घर पे जाने के बाद हम लोग कॉपी मोड़ के रख दिया कहीं पे, जाके पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, मोबाइल देखना शुरू किए, फिर मोबाइल से भी सोचते हैं कि फास्ट रिवीजन कर ले, 2x में लगाकर या स्पीड उसका बढ़ाकर, ठीक है। तो वो चाहते हैं से जल्दी खत्म हो। और जब भी बुक्स हम उठाते हैं तो हमें नींद भी आने लगती है। ये समस्या बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि हम लोग बुक से बात नहीं कर पाते। वो ऐसा चीज है जो विजुअल चीज नहीं है। वो आप जब पढ़ते हो तो लाइन बाय लाइन आपको कुछ वो कनेक्ट करता है। अगर वो कनेक्शन आपसे नहीं बन रहा ना, तो आप उस चीज को नहीं पढ़ पाते हो, ठीक है। आपको नींद आने लगती है, वो सब समस्या एक कॉमन समस्या है, हर स्टूडेंट्स की है। तो देखो, स्टार्ट अर्ली के समय में ना कपल्स ऑफ वीक्स में रिवीजन जरूरी है। फिर प्लान योर टाइम। अब क्या होता है, सुबह हम उठते हैं, कितने बच्चे तो लेट ही उठते हैं, 7 बजे 8 बजे, कोई 5 बजे ही जग रहा है, ठीक है। तो करता क्या है, वो टाइम रूटीन बनाया कि आज हम ये खत्म करेंगे, और इतने प्लानिंग उसके लॉन्ग टर्म के होते हैं ना, कि वो प्लानिंग खुद ब खुद वो टल जाता है। अब आपने पढ़ा नहीं तो आपको डिमोटिवेट होगा कि आज हमने कुछ किया नहीं, अपना होमवर्क पूरा नहीं किया, तो वो आगे का जो होता है ना शेड्यूल, सारा बिगड़ जाता है। इसलिए शॉर्ट टर्म गोल बनाना है। शॉर्ट टर्म मीन्स 1 घंटे में कितना पढ़ना है, ठीक है। उसका आउटपुट फिर देखना है कि जितना हमने इनपुट दिया अभी पढ़ाई में, जितना इफर्ट लगाया, उसमें क्या आउटपुट आ रहे हैं, ठीक है। और कितने रिवीजन के रूप में क्या करते हैं, एक एक चीज को बार बार उसी चीज को पढ़ते हैं। तो वो रिवीजन का टेक्निक्स नहीं है, ठीक है। कैसे, अब देखो नेक्स्ट, एवॉइड योर फोन। फोन में देखो आप बार बार 2x 3x करके जो देखते हो ना, वो सबसे बड़ी समस्या है। आपको आपकी थिंकिंग लेवल को ना वो डिक्रीज करती है, कहीं कहीं कम करती है। तो आप हर समय फोन को अवॉइड करो पढ़ाई के समय। प्रैक्टिस, हर चीज जो है ना, विदाउट प्रैक्टिस का कुछ भी नहीं है। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट।
आदमी को प्रैक्टिस हर एक फील्ड में, चाहे वो प्रोफेशनल फील्ड हो, स्पोर्ट्स में भी प्रैक्टिस जरूरी है। आज कोई भी खिलाड़ी अगर महान है तो वो सिर्फ अपनी प्रैक्टिस की वजह से है। प्रैक्टिस मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। बार बार अगर किसी चीज को आप प्रैक्टिस करते हो ना, वो उस पर आपकी मास्टरी हो जाती है। अभी हमने सदर्न इंडिया को पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा कि 12 स्टेट है, उसके अंदर कंट्री है। तो 12 कंट्री कौन कौन से थे? फ्रेंच गुयाना थे, गुयाना था, वियतनाम था, वेनेजुएला था, कोलंबिया था, इक्वाडोर था, पेरू था, चिले था, अर्जेंटीना था, ब्राजील था, बोल्विया था, पराग्वे था, उरुग्वे था। देखो एक लाइन से याद है ना पूरी सीरीज कि किस तरह से कोई भी कंट्री कैसे था, ठीक है। तो हम देखते हैं कि कोई भी चीज याद करने के लिए उसके ऊपर मास्टरी करनी पड़ती है, बार बार रिविजन करना पड़ता है। तो आप देखो इस चीज को याद रखना है कि प्रैक्टिस जरूरी है। टेक्स ब्रेक, अगर आप थक जाते हो ना, कभी कभी होता है सर दर्द कर रहा है, कभी आप जिस टाइम पढ़ने बैठते हो उसी समय सर दर्द शुरू हो जाता है, या होता है कि उस समय आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा, तो आप अगर जबरदस्ती करते हो ना बुक के साथ या मोबाइल को फास्ट स्पीड में करके, तो उसमें आप कुछ सीख नहीं रहे हो, आप जहां तक लॉस ही कर रहे हो। आप उससे अच्छा है कि नींद, थोड़ा सा रेस्ट ले लो, थोड़ा सा ब्रेक ले लो, बीच में आप चाय कॉफी जो भी करते हो, खासकर कंपटीशन के स्टूडेंट के लिए कर रहा हूँ, यूपीएससी बीपीएससी, अभी जो एसएससी ये सब रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है कि बीच में आप ब्रेक लो। ब्रेक बहुत जरूरी है। कितने बच्चे क्या कर रहे हैं, लाइब्रेरी में 12-12 घंटे पढ़ रहे हैं, उसके आउटपुट कुछ 20% है। 100% अगर उसके इफर्ट्स है तो उसमें 20% के आउटपुट से, ठीक है। तो उससे फायदा तो होगा नहीं, कुछ भी फायदा नहीं है, ठीक है। तो इसलिए टेक ब्रेक्स, ब्रेक्स भी जरूरी है। और सोना तो प्रॉपर जरूरी है, 6 से 8 घंटा प्रॉपर। हर एक आप जहां भी देखोगे लेक्चर, जहां भी कोई भी महान आदमी ग्रेट पर्सन के द्वारा सुनोगे, तो वो स्लीपिंग टाइम जो है ना 6 to 8 आवर्स के बीच होना ही चाहिए, ठीक है। ब्रेक जरूरी है। अब देखो फीचर्स, अब देखो हम कोई भी चीज ना समझने के लिए स्ट्रक्चर्ड अप्रोच या फिर मेथड को अपनाते हैं, ठीक है। रिव्यू या रिइंफोर्स प्रीवियसली लर्न मटेरियल। अब इम्प्रूव, इससे क्या होता है कि हम अप्रोच जो अपनाएंगे ना, उससे रिटेंशन कैपेसिटी बढ़ेगी, इंक्रीज करेगी। जैसे आपने बार बार, हम रिव्यू प्रोसेस आगे समझेंगे, पेरेटो का जो प्रिंसिपल है उसके थ्रू समझेंगे, ठीक है। तो ये सब हमारे सेकंड लेक्चर, अब हम पीपीटी में चलते हैं, ठीक है। सेकंड पीपीटी में ना आप देखो, ये हमारा एबेंगुस का जो है ना वो कर्व है, फॉरगेटिंग कर्व। इस कर्व को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये कर्व जो है ना हरा रंग से ग्रीन कलर से जो शो कर रहा है, जैसे किसी, ये रिमेम्बर का परसेंटेज है और इधर हमारा क्या परसेंटेज है, फॉरगेटिंग कर्व। जैसे किस किस टाइम आप किस किस, एक जो होता है ना कर्व इवेंगर्स ने बनाया था, वो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, ठीक है। तो 100% अगर आप पढ़ रहे हो तो ये धीरे धीरे समय के साथ ना 1 मंथ के भीतर ये क्या होता है, डिक्रीज होता जाता है। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है इसके अपोजिट, ठीक है। इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अब हम बात करें ना, आफ्टर क्लास के बाद 80% ही याद रहता है। अब देखना ना खुद से, आप जब क्लास में पढ़ते हो, चाहे मैथ का परसेंटेज हो, चाहे मैथ का कोई भी चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शनल हो, आपको 80% याद रहेगा। 80%, 20% आप भूलोगे ही भूलोगे, चाहे कितने भी कंसंट्रेशन बना लो, चाहे वो लेक्चर सीरीज हो, चाहे वो 30-35 मिनट का क्लासेस होते, ठीक है। तो वो याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर आप आफ्टर क्लास रिवाइज अगर कर लेते हो, एक रिव्यू कर लेते हो, फिर 100% तक पहुंच जाओगे। ये बात याद रखनी है कि आफ्टर क्लास रिवीजन मस्ट जरूरी है, ठीक है। रात में हो, रात का टाइम मिले या सुबह के मॉर्निंग टाइम में आप जग के एक बार जरूर पलटो। इससे क्या होगा कि आपको सारा रिवाइज फिर से हो जाएगा, फिर आप उसके लिए तैयार हो, ठीक है। फिर आगे के लेक्चर के लिए ऐसे ही होता है। 10 मिनट्स में क्लास इंड होने के बाद हमारा क्या है, 80%। इस प्रकार से ना जैसे जैसे आप दिन गिनते जाओगे ना, वो कम होते जाता है, ठीक है। तो ये हमारा हर हमेशा क्या करे, एक तो पोटेंशियल बता रहा है, फॉरगेट लेस प्लस में रिमेंबर मोर। अब क्या होता है कि इससे हम ना रिव्यू मेथड में नेक्स्ट पीपीटी में हम लोग देखेंगे कि कैसे इफेक्टिव लर्निंग किया जाता है, ठीक है। रिवीजन तो रिव्यू प्रोसेस में ही वो उस बात को समझेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पीपीटी में देखो, ये पेरेटो का प्रिंसिपल है, इसके बाद समझेंगे, ठीक है। पेरेटो का प्रिंसिपल है कि आप 20% इफर्ट कर रहे हो, ठीक है, और 80% का रिजल्ट पा रहे हो। इसका इसका एक एग्जांपल से आप समझो, ठीक है। एग्जाम्पल ये है कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है, पीएम पढ़ा है, गवर्नर पढ़ा है, प्रेसिडेंट को पढ़ा है, वाइस प्रेसिडेंट को पढ़ा है, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी के सारे टॉपिक कवर किए। अब उस टॉपिक को हम देखेंगे ना, बार बार हम क्या पढ़ रहे हैं, बार बार जैसे हमने क्या बार बार याद कर रहा है बार बार रिविजन में, कि हमने एफर्ट लगाया, कितने परसेंट का एफर्ट लगाया, 20% का एफर्ट लगाया। अब हम क्या कर रहे हैं उसमें, उसके बार बार क्वेश्चन पी बाई क्यू जब देखोगे, पी बाई क्यू से क्या पता चलता है, हाई यील्डिंग वेराइटी,
हाई यील्डिंग टॉपिक्स का पता चलता है, चाहे वो सब्जेक्ट रिलेटेड हो चाहे वो चैप्टर स्पेसिफिक हो। अब देखो कैसे हम बता रहे हैं कंपटीशन की बात, ठीक है। जैसे हमने पीवाईक्यू एनालिसिस किया, ठीक है, पीवाईक्यू एनालिसिस किया क्वेश्चंस को, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है कि बार बार हमारा फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन बन रहा है, जैसे हम उसमें भी स्पेसिफिक टॉपिक है, ठीक है। आर्टिकल 14 से बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आर्टिकल 21 से क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, ठीक है। आर्टिकल फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 से 28 तक बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। चाहे वो 17 का जो अनटचेबिलिटी का क्वेश्चन आता है वो बार बार पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो इस बात से याद रखना कुछ टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर मोर फोकस होना चाहिए, मोर फोकस इन हाई यील्डिंग भाई वेराइटी टॉपिक। जैसे होता है ना कुछ टॉपिक को हम क्या करते हैं बेफुजुल का याद करते थे, जैसे अपॉइंटमेंट कब हुआ, अपॉइंटमेंट का टाइम क्या है, किस डेट को बार बार वो क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, वो एक फैक्चुअल फैक्ट है, ठीक है। आप किसी भी अच्छे एग्जाम जब देते हो या फिर फैक्चुअल एग्जाम देते हो तो फैक्ट रटना भी जो पड़ता है, ठीक है, लेकिन वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होना चाहिए। जैसे 1950 में ये हुआ, 51 में ये हुआ, 52 में ये हुआ, एक क्रोनोलॉजी होना चाहिए याद करने का। हिस्ट्री जब पढ़ोगे तो पूरे क्रोनोलॉजी पे डिपेंडेंट हिस्ट्री है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे हर एक चीज को। आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो ना, डायरेक्ट आपने पढ़ा सॉइल्स नहीं पढ़ा और डायरेक्ट आप रॉक्स पढ़ रहे हो, तो ये आपकी गलती है कहीं ना कहीं। जैसे हम लोगों ने एक ट्रेनिंग में गया था राजकीय कृत मध्य विद्यालय बीहट में, उसमें भी हमने देखा कि अब सिंप्लीफिकेशन मैं बता रहा हूँ, उसमें किसी को डिवीजन ही नहीं आ रहा है। डिवीजन जब नहीं आया तो आप सिंप्लीफिकेशन कैसे पढ़ोगे। अब किसी को वो फ्रैक्शन वाली एडिशन आ रही है, वो मैंने क्वेश्चन दिया, और किसी बच्चे को क्या हो रहा है एलसीएम ही नहीं आ रहा हो, ठीक है। तो इस बात को याद रखनी है कि कैसे हमें बेसिक से जुड़कर कंसेप्ट को क्लियर करके आगे के पॉइंट को समझेंगे, ठीक है। इस बात को समझना मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो ये देखना है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट पीपीटी में स्पेस्ड रिपीटेशन, मोर फोकस ऑन वीकनेस पार्ट्स। कुछ के होते हैं इंग्लिश कमजोर, कुछ के बच्चे के मैथ्स ही कमजोर होते हैं, तो उसे बार बार मोर फोकस होना चाहिए एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के ऊपर या पॉइंट पार्ट्स के ऊपर, ठीक है। तो अपने पार्ट्स की कमजोरी को पहचानो, वीकनेस को पहचानो कि मेरा मैथ कमजोर है, मेरा कंप्यूटर साइंस कमजोर है, या मेरा इंग्लिश कमजोर है। बहुत बच्चे को तो जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल के इंग्लिश कमजोर हो जाते हैं। अब इंग्लिश कमजोर होने के लिए उसे ना वर्ड मीनिंग का कंसेप्ट है, कुछ वर्ड्स भी नहीं याद है, तो वो जो सेंटेंस होता है ना वो ग्रामर पढ़ लेते हैं, लेकिन क्या होते हैं सेंटेंस नहीं बना पाते। तो ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी समस्या पैदा कर रही है कि हमने जब क्लास में गया ट्रेनिंग की पीरियड में, तो इंग्लिश में क्या देखा, किसी को वर्ड मीनिंग ही ना पता हो, उसका अर्थ ही ना पता हो, तो कैसे वो सेंटेंस क्रिएट करेंगे या फॉर्मेशन करेंगे। ये सबसे बड़ी समस्या है, ठीक है। तो कुछ भी चीज का ना बेसिक से स्टार्टिंग होता है। अब ये नहीं कि ग्रामर हम लोगों ने पूरा समझे, ऐसे बनते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर, ऐसे होते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ये कंपाउंड सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, सब कुछ समझ लिया, लेकिन क्या है कि उसके आपको वर्ड मीनिंग का जो भंडार होना चाहिए कम से कम 3000 वर्ड्स का, जो कॉमन वर्ड्स होते हैं वो भी नहीं पता है, तो कैसे सेंटेंस बनेंगे, सेंटेंस का फॉर्मेशन कभी हो नहीं पाएगा, आप उस चैप्टर को समझ नहीं पाओगे। आप क्या करोगे, रोट लर्निंग करोगे। आप क्या करोगे, क्वेश्चन आंसर लिखाए जाएंगे क्लास में, आप रट के जाके एग्जाम दोगे, और उसमें क्या होता है कि आपकी कैपेसिटी जो है ना कभी इंप्रूव नहीं होती, आप किसी भी कंपटीशन के लायक नहीं बच पाते। बाद में क्या होता है, बार बार फेलियर की समस्या झेलनी पड़ती है, ठीक है। तो ये देखना है। फिर कंप्रेशन एंड ट्रिगर शीट्स, ठीक है, कुछ शीट्स बनाने हैं। जैसे होता है ना हम लोगों ने मोटा मोटा कॉपी बना लिया, अब उसको क्या कर रहे हैं कि रिवीजन जब करेंगे ना तो उसको क्या करेंगे, बार बार उस कॉपी को कम करेंगे, शॉर्ट्स करते जाएंगे। अब इतना याद है तो बार बार उस चीज को क्यों लिखे। अब जैसे हमारा होता है ना कि हमने नेशनल इमरजेंसी पढ़ा, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी को पढ़ा, अब इसमें हमने शॉर्ट्स नोट्स बनाया, ठीक है। शॉर्ट नोट मीन्स नेशनल इमरजेंसी, टाइप्स ऑफ नेशनल इमरजेंसी क्या है, ठीक है, टाइप्स उसके क्या है। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा, उसके अंदर जो नेशनल इमरजेंसी कौन डिक्लेयर करता है, डिक्लेयर कौन करता है, ठीक है, डिक्लेयर कौन करता है। फिर हम क्या देखे, नेशनल इमरजेंसी के जो टाइप है नेशनल इमरजेंसी के, वो अप्रूवल कौन देते हैं, अप्रूवल की बात किया। फिर हम क्या किया, फिर एक्सटेंशन की बात किया, अगला उसके एक्सटेंशन कितने पीरियड के लिए हो सकते हैं, ठीक है, एक्सटेंशन की बात किया हम लोगों ने। फिर हम लोगों ने क्या किया, उस इमरजेंसी को कैसे हटाया जाए, रिमूवल की बात, ठीक है, रिमूवल की बात किया।
फिर उसके इफेक्ट की बात किया। अब इफेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं, एग्जीक्यूटिव के ऊपर, लेजिस्लेटिव के ऊपर और फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, साथ ही साथ लाइफ ऑफ लेजिस्लेटिव के ऊपर। ठीक है, इन सभी पॉइंट्स को याद रखना। तो एक शॉर्ट जो होते हैं ना, लास्ट में 1 पेजर नोट्स बनते हैं, बार बार आप रिवीजन करते हो तो श्रिंक हो जाता है, मटेरियल छोटा छोटा होते जाता है। ठीक है, उस पॉइंट को याद रखना है जो आपको बार बार याद ना हो, न कि बार बार जो याद पॉइंट है उसी को रिवाइज कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी इफर्ट्स की गलती होती है। ठीक है, हर बच्चों की ये याद रखनी है। फिर याद रखना है कि हमारा नोट्स, शॉर्ट नोट्स, फिर 1 पेजर नोट्स, इस प्रकार से धीरे धीरे कम होगा। एक्टिव रिकॉल, अब हम करेंगे ब्लैंक पेजर, जो अभी हम लोगों ने नेशनल इमरजेंसी का समझाना, वो ब्लैंक पेजर का रिकॉल करने की टेक्निक्स है। कोई भी ब्लैंक पेज लो, आपने जो पढ़ा उसको एक बार रिवाइज करके सोचो, थिंक करके लिखते जाओ। ठीक है, शॉर्ट शॉर्ट में, फिर वो ब्लैंक पेज का रिकॉल है। ठीक है, फिर हम देखेंगे टीच इमेजिनरी स्टूडेंट। किसी भी कंसेप्ट को क्लियर करना है ना, किसी और को समझाओ, इमेजिन करके कि स्टूडेंट को हम समझा रहे हैं कि सर क्या होता है। तो हम लोगों ने जैसे फंडामेंटल राइट्स क्या होता है, ड्यूटीज क्या होते हैं, कितने तरह के राइट्स हैं और किस किस आर्टिकल में वो मेंशन है। ठीक है, तो हम लोगों ने एक पेज पे शॉर्ट शॉर्ट छोटा छोटा किसी को पढ़ाकर या किसी को समझाकर, आज मैं भी समझा रहा हूँ, मैं भी एक लर्नर हूँ। लर्निंग के प्रोसेस में हर बच्चे को एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, लर्निंग का प्रोसेस होता है लाइफ लॉन्ग होता है, वो हमारे बर्थ से लेकर वो डेथ तक का प्रोसेस होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हर एक आदमी को सीखते जाता है। ठीक है, वो बचपन से एक्सपर्ट कभी कोई नहीं होता, मास्टरी करनी पड़ती है आपको। ठीक है, तो आप देखो, फिर निमोनिक्स की बात हम करेंगे। निमोनिक्स में ना हर एक फैक्ट्स को, जैसे आपने याद कर लिया, किसी भी फैक्ट्स को याद रखना है ना, जैसे हम लोगों ने याद किया, कोई एक एग्जांपल देता हूं। ठीक है, जैसे देखो हमारा एग्जांपल ये रहेगा कि जैसे हमारा जैसे हम कोई वंश को याद करते हैं ना, मिडाइवल हिस्ट्री की बात करें, मिडाइवल हिस्ट्री की बात करें। ठीक है, मिडाइवल हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री की बात करें, जैसे हमारा कोई वंश याद ना रहा हो। ठीक है, जैसे हमारा होता है स्लेवरी वंश, तुगलक वंश, तो इस प्रकार से हम उसको देखो याद कैसे करते हैं। गुल, खिला, तुगलक, शे, लोदी। अब क्या हो गया इसका अर्थ, गुलाम वंश यानी स्लेवरी डायनेस्टी। ठीक है, स्लेवरी डायनेस्टी। फिर खिलजी, ठीक है, खिलजी। फिर तुगलक, तुगलक। ठीक है, फिर सैयद, सैयद। फिर लोदी। तो एक ये जो है ना निमोनिक्स, ये याद रखना है। जैसे हमारा कर्क रेखा पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे स्थित स्टेट्स का नाम याद रखना हो, तो मित्र पर गमछा झाड़। ठीक है, मित्र पर गमछा झाड़ या गुराम झाड़ त्रिमी। ठीक है, जैसे मित्र पर गमछा झाड़ हम लिखते हैं ना, मित्र पर गमछा झाड़। ठीक है, अब देखो इसका अर्थ क्या हो गया, मिजोरम। अब बात की है ना मिजोरम की। ठीक है, फिर त्रिपुरा की बात कर लिया मैंने, त्रिपुरा। ठीक है, फिर हम बात किसकी की है बताओ, वेस्ट बंगाल की। फिर हम गमछा मिस गुजरात की बात किए। ठीक है, फिर हमने क्या बात किया, एमपी की बात किया, मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ की बात किया, छत्तीसगढ़ की बात किया। ठीक है, झा से झारखंड की बात किया, झारखंड की बात किया, रॉ से राजस्थान की बात किया। ठीक है, तो इस प्रकार से ना आप ध्यान रखो कि 8 स्टेट्स का नाम याद हो गया ना, एक निमोनिक्स से याद हुआ। तो निमोनिक्स छोटा छोटा हर बच्चे को बनाना चाहिए अपने अकॉर्डिंग, ना कि आप किसी और का निमोनिक्स याद रखोगे ना, वो थोड़ा लॉन्ग टाइम के बाद याद होगा, वो बहुत मेहनत के बाद याद होती है, बार बार उसे रिवाइज करना पड़ता है, रिव्यू करना पड़ता है। अदरवाइज आप अब खुद से बना सकते हो निमोनिक्स। विजुअलाइजेशन मेथड, विजुअलाइजेशन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। देखो विजुअलाइज कैसे करते हैं। ठीक है, हमने एक मैप लिया,
ठीक है। जैसे विजुअलाइजेशन मेथड के लिए हमने एक इंडिया का मैप लिया। मैप में अब समझो कैसे, अब जैसे गंगा नदी निकल रही है ना, गंगोत्री से निकलती है, उत्तराखंड होते हुए, यूपी होते हुए, बिहार, झारखंड को क्रॉस करोगी, फिर क्या होगी, सॉरी, झारखंड को क्रॉस करके वेस्ट बंगाल से एक यहाँ पे गिर जाती है। ठीक है, ये मोहना है ना, सुंदरबन का डेल्टा जहां बनाती है, बहुत अच्छा डेल्टा है, सबसे बड़ा वर्ल्ड का फेमस डेल्टा है। ठीक है, तो ये कितने स्टेट को काटे, उत्तराखंड हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया और वेस्ट बंगाल हो गया। तो अब ये याद रखना कि पांचों स्टेट हो गया ना, इससे गुजरती है। अब छोटी छोटी रिवर इसमें क्या है, अपना जो है ना ट्रिब्यूटरी बना के इसमें जुड़ती है। जैसे हमारा देखो, इसमें भी निमोनिक्स पे याद रख सकते हो, राम सीता जी गए कोमा, एक छोटा सा ट्रिक है, राइट हैंड साइड का जितना भी नदी है, रामगंगा, ठीक है, रामगंगा और ये हमारा बहुत सारा नदी है, ये सारे ट्रिक्स पे याद हो जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से याद रखना है कि छोटी छोटी ट्रिक से ना आप याद रख सकते हो। इस प्रकार से हम देखते हैं कि कौन कौन सा यहाँ पे हम नेशनल पार्क है, जैसे नेशनल पार्क कभी कभी याद नहीं होता है ना, तो हम लोग देखते हैं कि नेशनल पार्क कौन कौन से हैं। जैसे देखो, हमारा केवला देव नेशनल पार्क है, फिर क्या है, फिर सरिस्का नेशनल पार्क है, फिर क्या है, ये एम से क्या, मुदुमलई नेशनल पार्क, ये सारे नेशनल पार्क। जैसे असम में देखो, काजीरंगा, मानस, सब जो फेमस फेमस नेशनल पार्क है। ठीक है, तो वो इमेजिन करके आज कौन से स्टेट में कौन सा होगा। ठीक है, जैसे हमने अरावली पर्वत को पढ़ा, तो हम देखते हैं ना, गुजरात के काठियावाड़ से लेकर दिल्ली तक क्या होती है, अरावली पर्वत मिलती है। और उसमें कौन कौन से स्टेट होंगे, गुजरात हो जाएंगे, राजस्थान होंगे, फिर कौन कौन से होंगे, हरियाणा का कुछ क्षेत्र होगा, फिर जाके दिल्ली तक, दिल्ली होगा, 4 स्टेट इसमें आते हैं। फिर हम ये भी देखेंगे ना, जब ये हमारा जो अरावली पर्वत है ना, वो क्या करता है, मानसून को इफेक्ट देता है। अब मानसून की बात करें तो ऐसे जाते हैं ना, अब मानसून क्या होता है, इधर से हवा जब आती है तो हवा क्या करती है, इसको रोकती है। अब क्या होगी, कुछ हवा इधर से अंदर की ओर जाएगी जो कि बारिश करती है, जिसको पश्चिमी, ये सबसे पहली जो मानसून होती है ना, जुलाई, जून जुलाई के टाइम, ये फर्स्ट वीक जून में आती है, वो मानसून इधर से इंटर करती है। और इधर भी हमारा क्या है, हिमालय पर्वत है खड़ा, जो कि हिमालय 3 डिवाइडेड में, ग्रेट हिमालय, फिर मिडिल हिमालय, फिर शिवालिक, जो लेसर हिमालय जिसको बोलते हैं, हिमालय का पार्ट है। एक इमेजिनरी हम इमेजिन कर रहे हैं। अभी जैसे साउथ अमेरिका का हमने पढ़े ना, फ्रेंच गुयाना, फिर हमारा वियतनाम, फिर हमारा क्या, गुयाना, फिर ये वेनेजुएला, फिर यहाँ पे कोलंबिया, फिर यहाँ पे क्या है, इक्वाडोर छोटा सा है, फिर यहाँ पे क्या है, हमारा पेरू है, फिर लास्ट में क्या है, चिली है, फिर हमारा यहाँ पे अर्जेंटीना है, फिर इसके बगल में क्या है, बोल्विया है, फिर यहाँ पे पराग्वे है, फिर यहाँ पे उरुग्वे है। ये पूरा याद हो गया ना, एक हम इमेजिन किए कहाँ कहाँ पे वो कंट्री है। ठीक है, बात के साथ ही साथ हम यहाँ पे क्या देखेंगे, नजका प्लेट है छोटा सा, इधर क्या है, पैसिफिक प्लेट है जो इधर धक्का दे रहा है, धक्का दे रहा है। अब क्या होगा, इसका सबडक्शन होगा, ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है साउथ अमेरिका के, अब क्या होंगे, इसके सबडक्शन होंगे। सबडक्शन जब तक चलता रहेगा, कंटिन्यू रहेगा, तब तक वहां क्या होंगे, एक्टिव वॉल्केनो होंगे। एकांकागुआ सबसे बड़ा एक्टिव वॉल्केनो है। और यहाँ पे कौन से पर्वत है, जो वेनेजुएला से शुरू होकर हमारे अर्जेंटीना तक फैले हुए एंडीज पर्वत, सबसे बड़ा पर्वत है। ठीक है, वर्ल्ड का ये एंडीज पर्वत जो है ना, ये क्या करते हैं, यहाँ पे बहुत सारी एक्टिव वॉल्केनो निकलती रहती है। एकांकागुआ सबसे ऊंची चोटी है। एंजल फॉल सबसे बड़ा नामी फॉल है, जो लार्जेस्ट फॉल है वर्ल्ड का। एंजल फॉल सबसे ऊपर यहाँ की कोलंबिया के आसपास है। ठीक है, तो इस बात को याद रखना है। छोटे छोटे अपम्पास रीजन, ग्रासलैंड सबसे उपयोग, जो कि प्रोटीन में अल्फा अल्फा, जो हमारा मसल्स बिल्डअप, जो बॉडी बिल्डर बना के बॉडी चलते हैं ना, वो वहीं से प्रोटीन का निर्माण होता है। और वहाँ की गाय भी बहुत खाई पी, जैसे एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल लेयरिंग की बात करें, वहाँ डेवलप है। तो इस प्रकार से हम याद करेंगे। ठीक है, हर एक चीज को, ठीक है, हर एक चीज को हम लोग याद करेंगे। अब हम बात करें ना नेक्स्ट पीपीटी की, तो नेक्स्ट पीपीटी में रिवीजन में तो इतना ही था। अब नेक्स्ट एक रिव्यू मेथड भी देख लो। ठीक है, रिव्यू मेथड में हम लोग ना ओरिजिनल, देखो हमने यहाँ तक लर्न किया, जैसे 100% यहाँ मान लो किसी चीज को। ठीक है, हाँ, जैसे 100% ना यहाँ मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम जब 100%, तो फर्स्ट रिव्यू में है ना, कुछ समय बाद, जैसे हमारा ये आफ्टर क्लास, ठीक है, आफ्टर क्लास हम क्या करेंगे, एक रिवीजन कर लेंगे। हम लोग आफ्टर क्लास जब रिवाइज करेंगे ना, फिर वहां से कर्व क्या करेगा, इसको मिला देगा। ठीक है, वो 100% फिर याद हो जाते हैं। फिर क्या होता है, एक टाइम के बाद ना, इस यहाँ से यहाँ पे जब 3 स्टेज के बाद क्या करोगे, एक बार रिवाइजन कर लोगे।
टाइम निकाल के। अब क्या होगा, फिर से वो रिवाइज हो जाएगा एक बार। फिर हम क्या करेंगे, 1 वीक, 1 वीक के बाद फिर रिवाइज करेंगे फर्स्ट वीक में, ठीक है। फर्स्ट वीक में क्या करेंगे, रिवाइज कर लेंगे। अब क्या हो गया कि 3 टाइम्स ये रिव्यू हो गया। कोई भी चीज को बार बार पढ़ोगे ना तो वो उस पर मास्टरी हो जाती है। अभी हमने कहा तो मास्टरी आप करके देखो, हर एक चीज आपके सामने है, आपको बताया गया है। पेरेंट्स को भी ये कहा जा रहा है कि आप कभी भी बच्चे को कमजोर ना समझे। हर लर्निंग प्रोसेस में हर बच्चा कैपेबल है लर्निंग के लिए। बस उसको समझाने की टेक्निक्स, क्लास में जो पढ़ाए जाते हैं उनकी टेक्निक्स, और फैक्चुअल चाहे कंसेप्चुअल थिंग को समझाने की टेक्निक्स, आप किस स्कूल में भेज रहे हो, इन्वायरमेंट कैसा है, ये भी मायने रखता है, ठीक है। लर्निंग का प्रोसेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और लर्निंग का एक जो डेफिनेशन होता है ना, वो भी होता है चेंजिंग इन बिहेवियर थ्रू ट्रेनिंग एंड टीचिंग बाय द। तो इससे क्या होता है कि लर्निंग क्या होता है, बनता है, ठीक है। आप चेंज हो जाता है उसके बिहेवियर में, कि किसके थ्रू, ट्रेनिंग के थ्रू या फिर टीचिंग के थ्रू। तो उससे क्या होता है कि बच्चा सीखता है, हर चीज सीखता है। तो हम लोग भी एक बैच लॉन्च करेंगे, ठीक है, समर कैंप जैसा। उसमें हम लोग 3 मंथ्स का समर कैंप रखूंगा, जिसमें जो बच्चे कैपेबल नहीं होंगे, खासकर 30 स्टूडेंट, टारगेट 30 के द्वारा हम लोग 30 स्टूडेंट को रखेंगे, उसको उस कैपेबल लर्निंग के अनुसार उसे डेवलप करेंगे, ठीक है। मेरा एक टारगेट है, मेरा एक सपना है, वो पूरा करेंगे। जय हिंद। आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं, ठीक है।